हेलो स्टूडेंट्स, अभी अपन टॉपिक पढ़ रहे थे कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, सेलों का संयोजन। सेलों के संयोजन में दो प्रकार के संयोजन थे, सीरीज यानी श्रेणी संयोजन और पैरेलल यानी समांतर संयोजन। ये इतना काम अपन कर चुके थे। अभी तीसरा कॉम्बिनेशन और है, जो तीसरा संयोजन है उसके बारे में और बात करते हैं, वो है मिश्रित संयोजन यानी मिक्स्ड कॉम्बिनेशन। मिक्स्ड कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है कि हम सेलों को इस तरीके से जोड़ने वाले हैं कि जो सेल हम जोड़ रहे हैं उसमें कुछ सेल तो सीरीज में जुड़ेंगे, यानी कुछ की तो सीरीज होंगी, कुछ की श्रेणियाँ होंगी, और कुछ सेल ऐसे होंगे उन सारी श्रेणियों को हम समांतर क्रम में जोड़ने वाले हैं। तो सीरीज और पैरेलल दोनों टाइप के कॉम्बिनेशन होते हैं, तो ऐसे कॉम्बिनेशन को हम बोलते हैं मिश्रित संयोजन यानी मिक्स्ड कॉम्बिनेशन। तो देखते हैं, विचार करते हैं। तो इसमें हम केवल एक ही स्टेट कंडीशन करने वाले हैं। वो कंडीशन है कि सारे के सारे सेल इक्वल ईएमएफ और इक्वल इंटरनल रेजिस्टेंस, समान विद्युत भागबल और समान आंतरिक प्रतिरोध के हैं। उस केस में क्या होगा, तो विचार कीजिए। हमने माना सारे सेल लिए जिनका विद्युत भागबल यानी ईएमएफ ई है और रेजिस्टेंस इंटरनल जो है वो आर है। तो हमने सेल लिया कोई ये, दूसरा सेल सीरीज में जोड़ा, तीसरा सेल ऐसा हमने सीरीज में जोड़ा, डॉट डॉट डॉट, और ऐसे ही हमने एक एस और सेल जोड़ा उस सीरीज में। ऐसे नंबर ऑफ सेल्स हमने मान लिए एन है। तो सभी सेल जिनके विद्युत भागबल एक बराबर, आंतरिक प्रतिरोध एक बराबर, ये हमने कौन सा ऑर्डर में जोड़ दिया, सीरीज में जोड़ दिया। ऐसी एक दूसरी सीरीज ली जिसमें हमने यही काम किया है, ऐसे सेल लिए हैं, ऐसी एक अगली सीरीज ले ली हमने कोई, ऐसी सीरीज ले ली, ऐसी और सीरीज ले ली हमने कोई, ऐसी हमने कई सारी सीरीज ले ली, कई सारी श्रेणियां ले ली, और अंतिम एक और ले ली हमने ऐसी। ऐसा हमने लिया है कि सारे के सारे सेल जिनके विद्युत भागबल एक बराबर और सभी के आंतरिक प्रतिरोध जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो एक बराबर है। इन सारे सेलों को हमने लिया है, और ऐसी सीरीज का जो नंबर है, श्रेणियों की संख्या है, वो हमने मान लिया एन। पहली सीरीज ली जिसमें एन सेल है, दूसरी सीरीज एन सेल, तीसरी सीरीज एन सेल, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं, नवीं, 100वीं, 50 भी कोई भी संख्या है, वो ऐसे एम नंबर ले लिए, और सभी में नंबर ऑफ सेल्स एक बराबर एन है, सभी के ईएमएफ एक बराबर है, सभी के इंटरनल रेजिस्टेंस एक बराबर है। और इन सारी सीरीज को, सारी श्रेणियों को हम आपस में समांतर क्रम में यानी पैरेलल कॉम्बिनेशन में जोड़ने वाले हैं। ये सारी की सारी कौन से ऑर्डर में जोड़ दी हमने, ये पैरेलल ऑर्डर में जोड़ दी, समांतर संयोजन में। ये सारी की सारी हमने कौन से क्रम में जोड़ दी, ये समांतर क्रम है। तो ऐसा संयोजन जिसमें कई सारी श्रेणियां परस्पर समांतर क्रम में जोड़ी जाती हैं, तो ये जो संयोजन है, इस संयोजन को बोलते हैं मिश्रित संयोजन। अब ये जो बैटरी बनी, इस बैटरी को हमने किसी एक बाह्य परिपथ जिसका प्रतिरोध हमने मान लिया आर है, इस प्रतिरोध में जोड़ते हैं, और पूरी बैटरी से हमने माना कोई करंट आई निकलता है। वो करंट इस सर्किट में जाता है, यहाँ से रेजिस्टेंस से बाहर निकलता है, वापस इस कॉम्बिनेशन को मिल जाता है। जिस सेल का जिस सीरीज का जितना था उसका करंट उसको वापस जाकर मिल गया। ठीक है, तो इस टाइप का जो भी संयोजन है कि सेलों का वह संयोजन जिसमें कई सारे सेल श्रेणी क्रम में जोड़े जाते हैं, और ऐसी कई सारी श्रेणियां आपस में समांतर क्रम में जोड़ी जाती हैं। तो कई सारी तो हम सीरीज ले लेते हैं, और उन सारी सीरीज को हम कैसे ऑर्डर कर देते हैं, पैरेलल ऑर्डर में जोड़ देते हैं। तो ये जो कॉम्बिनेशन है, उस कॉम्बिनेशन को हम बोलते हैं सीरीज मिक्स कॉम्बिनेशन। तो ये मिक्स कॉम्बिनेशन हो गया। अब हमको इसमें वैल्यू कैलकुलेट करनी है कि नेट करंट कितना होगा। तो क्या होगा, इसमें दो तीन चीज़ें अपने को ध्यान रखनी है। तो इसमें हम सीरीज वाला भी कर चुके हैं, पैरेलल वाला भी कर चुके हैं।
तो एक सीरीज हमने जैसे पहला किया था सीरीज कॉम्बिनेशन श्रेणी क्रम, जिसमें n सेल जोड़े थे, सभी के विद्युत भागबल एक बराबर थे, सभी के आंतरिक प्रतिरोध बराबर थे, तो इनके विद्युत भागबल आपस में जुड़ जाएंगे, तो ईएमएफ सारे के सारे ऐड हो जाएंगे, तो नेट ईएमएफ कितना हो जाएगा, E प्लस ई प्लस ई प्लस ई, एन बार है तो एन ई। ऐसी सभी के आंतरिक प्रतिरोध R प्लस आर प्लस आर, ऐसी एन बार है तो ये एन आर हो गया। बात समझ में आ गई। तो अब इस पूरे डायग्राम को हम हटाकर इस तरीके से बना सकते हैं कि हर एक जो सीरीज है उसका जो नेट वैल्यू है, हर एक श्रेणी का जो नेट वैल्यू है वो कितनी है, तो ये हमने मान लिया प्लस माइनस, और ये कितना हो गया था एन ई, और रेसिस्टेंस कितना हो गया था एन आर। ऐसी दूसरी का भी कितना हो जाएगा, तीसरी का भी कितना हो जाएगा, डॉट डॉट डॉट, और जो एन वी है उसका भी कितना हो जाएगा, ये एक बराबर। ये सारे कौन से ऑर्डर में जोड़ दिए, पैरेलल ऑर्डर में। तो सभी का विद्युत भागफल सारी सीरीज का कितना होगा, एन ई, इसका भी एन ई, इसका भी एन ई, और सभी के इंटरनल रेसिस्टेंस एन आर और एन आर। हाँ या ना। तो सीरीज कॉम्बिनेशन हम पढ़ चुके, तो सीरीज कॉम्बिनेशन में नेट ईएमएफ कितना आ गया, हर एक सीरीज का एन ई, और हर एक का पैरेलल का जो सीरीज का जो रेसिस्टेंस है, प्रतिरोध है, वो कितना हो गया, एन आर हो गया। अब ये कॉम्बिनेशन जो हमें समांतर का वाला पड़ा है, वैसा वाली कंडीशन आ गई। ये सारे के सारे सेल जोड़े हैं जिनके विद्युत भागफल और आंतरिक प्रतिरोध हमारे पास है। तो हम जानते हैं जो पोटेंशियल डिफरेंट होता है विद्युत भागफल दो टर्मिनल के बीच का होता है। तो ये दो पॉइंट है, तो इनके बीच का नेट रेसिस्टेंस, नेट इंटरनल नहीं, नेट ईएमएफ, कुल आंतरिक प्रतिरोध, तुल्य आंतरिक प्रतिरोध एन ई के बराबर होगा जो एक सीरीज का है। तो अब ये सारे सेल हमने हटा दिए और इनकी जगह अब जो रिजल्टेंट हमको बैटरी मिलने वाली है, तो सीरीज भी हो गया, समांतर भी हो गया, दोनों का काम है। तो जो हमको एक रिजल्टेंट बैटरी मिलने वाली है उसका टर्म ईएमएफ तो होगा एन ई, लेकिन प्रतिरोध कितने होंगे, तो प्रतिरोध हमको निकालना है सारे समांतर क्रम में, तो 1/r नेट इज इक्वल टू कितना होगा, 1/nr प्लस 1/nr प्लस 1/nr प्लस एंड सोन, कितनी बार है, m बार है, तो m टाइम m पंक्तियों की संख्या ली है, तो 1/r नेट इज इक्वल टू m/nr। तो r नेट उल्टा कर दिया तो कितना हो जाएगा, nr/m। तो ये जो संयोजन आ जाएगा, इस संयोजन का तुल्य विद्युत भागफल कितना हो जाएगा, Ne, और तुल्य आंतरिक प्रतिरोध कितना हो जाएगा, nr/m। इज दैट क्लियर। तो ये nr/m ये हमारे पास r नेट हो गया। अब ये r नेट इस r के साथ कौन सा ऑर्डर में जुड़ रहा है, तो ये r नेट इस r के साथ कौन सा ऑर्डर में, सीरीज में। अब सीरीज में जोड़ेंगे तो देन द रिजल्टेंट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, इस कॉम्बिनेशन का नेट जो रेजिस्टेंस होगा, तुल्य आंतरिक प्रतिरोध होगा, तो r नेट उसकी वैल्यू हो जाएगी r प्लस स्मॉल r नेट। r नेट की वैल्यू लग देंगे तो ये nr/m, चाहो तो एलसीएम लेके सॉल्व कर लो, तो mr प्लस nr/m। तो ये परिपथ का तुल्य प्रतिरोध, नेट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट हो गया। नेट ईएमएफ हम निकाल ही चुके, तो ई नेट जो है वो किसके बराबर है, वो एन ई के बराबर है, और नेट रेजिस्टेंस ये है। इस केस में हम सर्किट में करंट की वैल्यू निकालेंगे, तो नाउ इलेक्ट्रिक करंट इन द सर्किट, तो इस सर्किट में जो धारा बहेगी वो कितनी होती है, ई टोटल और आर टोटल, कुल विद्युत भागफल बटे कुल प्रतिरोध। कुल विद्युत भागफल हमारे पास है वो कितना है, वो एन ई है। कुल आंतरिक प्रतिरोध कितना है, तो एम आर प्लस एन r/m। ये m ऊपर बन जाएगा तो आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एन एम ई अपॉन एम आर प्लस एन आर। तो मिश्रित संयोजन जिसमें हमने सेलों को श्रेणी और समांतर दोनों प्रकार की अवस्थाओं में जोड़ा है, तो सीरीज कॉम्बिनेशन भी है और पैरेलल कॉम्बिनेशन भी है। उस केस में जो इलेक्ट्रिक करंट हमको मिलने वाला है, तो I इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, एम एन ई अपॉन एम आर प्लस एन आर। ठीक है। अब बात ये करनी है, जैसे अपनी बाकी और केसेस में करके आए थे, सीरीज में भी और पैरेलल में भी, तो करंट की मैक्सिमम वैल्यू कब मिलेगी, कितनी मिलेगी, किस स्थिति में उनको अधिक से अधिक धारा मिले। तो अधिक से अधिक धारा कैसे मिलेगी, तो ध्यान दीजिए, विद्युत भागफल फिक्स है और उनकी संख्या, श्रेणियों की संख्या और उनके पास जो
श्रेणी, हर एक श्रेणी में कितने सेल हैं उनकी संख्या तो हमारे पास फिक्स है। अब डिपेंडेंसी है किसके ऊपर, नेट रेजिस्टेंस पर। तो नेट रेजिस्टेंस में एम आर प्लस एन आर जो है उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो करंट की वैल्यू मैक्सिमम कब होगी, जब एम आर प्लस आई इक्वल टू मैक्सिमम। कब होगा, व्हेन एम आर प्लस एन आर इज इक्वल टू मिनिमम। इसकी वैल्यू मिनिमम होनी चाहिए, तब करंट की वैल्यू कैसी हो जाएगी, मैक्सिमम। अब इसकी वैल्यू को हमको कम से कम करना है, न्यूनतम करना है, तो हम इसको क्या ले सकते हैं, तो ध्यान से समझना। ये कंडीशन लिख सकती है हमारी एम आर प्लस रूट एन आर, इसका होल स्क्वायर माइनस कर दे, माइनस का होल स्क्वायर तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 अभी बाहर आ जाएगा तो प्लस का, तो प्लस का 2 अंडर रूट एम आर इंटू अंडर रूट एन आर। इसको हम इतना लिख सकते हैं, देखिए एक बार ब्रैकेट खोल के, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ए स्क्वायर मतलब इसका होल स्क्वायर हो गया तो एम आर प्लस बी स्क्वायर, तो प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी, एन आर, और माइनस 2 हुई तो माइनस का 2 अंडर रूट एम आर अंडर रूट एन आर, और ये प्लस का 2 अंडर रूट एम आर अंडर रूट एन आर है, तो प्लस माइनस का ये वैल्यू कट जाएगी तो क्या बचा, एम आर प्लस एन आर बचा। तो ये वैल्यू कैसी हो जानी चाहिए, मिनिमम। इसका मान कम से कम होना चाहिए, इस पूरी वैल्यू को हम इसके बराबर लिख सकते हैं। तो ये कंडीशन आ जाएगी कि करंट की वैल्यू मिनिमम कब होगी, जब ये वाली कंडीशन आएगी। अब ये वाली कंडीशन में दो चीज़ों के ऊपर निर्भरता है, एक तो इसके ऊपर डिपेंडेंसी है, एक इसके ऊपर डिपेंडेंसी है, या तो इसका मान या इसका मान, दोनों का मान कम होना चाहिए। तो इन दोनों की तुलना में बड़ी क्वांटिटी कौन सी है, तो जिसका स्क्वायर है वो बड़ी क्वांटिटी है। तो इट मीन्स रूट एम आर माइनस रूट एन आर होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, कम से कम कर दो तो शून्य कर दिया, स्क्वायर रूट ले लिया दोनों तरफ तो कितना हो जाएगा, एम आर माइनस रूट एन आर इज इक्वल टू 0, पक्षांतर कर दिया तो एम आर इज इक्वल टू अंडर रूट एन आर, वर्ग ले लिया दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे तो एम आर इज इक्वल टू एन आर। इट मीन्स जो आर है एक्सटर्नल रेसिस्टेंस है उसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए, इट मीन्स आर इज इक्वल टू एन आर अपॉन एम। तो परिपथ में धारा का मान अधिक से अधिक होगा, आई बी का मैक्सिमम, व्हेन आर यानी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की वैल्यू एन आर अपॉन एम के बराबर हो। तो इस स्थिति में हमको सर्किट में मैक्सिमम करंट मिलेगा। तो इस तरीके से हमने इसका कॉम्बिनेशन कर लिया। किस किस का कॉम्बिनेशन कर लिया, तो सेलों का कौन कौन से ऑर्डर में कर लिया, तो सीरीज में और पैरेलल में। तो इसका सीरीज भी कर लिया, पैरेलल भी कर लिया और उसका मिक्स कॉम्बिनेशन कर लिया। तो ये तीन हमारे पास प्रोबेबिलिटी बन जाती हैं, तीन संभावनाएं बन जाती हैं, जिनकी हेल्प से हम इसमें सेलों को कंबाइन कर सकते हैं और उनकी हेल्प से उनका इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। एक टॉपिक और बचा है, वो और थोड़ा सा कर लेते हैं। बाकी जो हटा दिया है, तो इलेक्ट्रिक एनर्जी हटा दिया है, पावर छोड़ दिया है। तो वैसे इलेक्ट्रिक एनर्जी और पावर छोटी छोटी सी बात है, 10th में आप पढ़ कर आए हो, थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो एनर्जी क्या होती है, तो एनर्जी मतलब वर्क डन, सीधा सीधा किया गया कार्य ऊर्जा के रूप में खर्च होता है। तो किसी भी परिपथ में जो आवेश प्रवाहित हो रहा है, धारा प्रवाहित हो रही है, तो उसको फ्लो करने के लिए जितना वर्क डन होता है, दैट वर्क डन इज सेड टू बी एनर्जी ऑफ द सर्किट। एनर्जी को आपने 10th में पढ़ रखा है हीट एनर्जी के रूप में, ऊष्मीय ऊर्जा के रूप में। तो एनर्जी H इक्वल टू वर्क डन, वर्क डन कितना होता है, तो Q इंटू वी। किसी भी सर्किट में चार्ज Q है और पोटेंशियल डिफरेंट V है, तो ये क्या हो जाएगा, दिस इज इलेक्ट्रिक एनर्जी, यानी विद्युत ऊर्जा किए गए कार्य के बराबर है। तो क्यू भी एक तो फॉर्मूला इसका हो गया, एनर्जी तो यूनिट जूल रहेगी, चूंकि क्यू बराबर कितना होता है, आई इंटू टी। तो एच एनर्जी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आई टी इंटू वी, या एच इक्वल टू वी आई टी, जैसा आप पढ़कर आए होंगे। तो ये हीट एनर्जी का एक दूसरा फंक्शन हो गया। तीसरा क्या ले सकते हैं, तो V इक्वल टू ओम लॉ से V इक्वल टू आई आर होता है, तो क्या हो जाएगा, H इज इक्वल टू वी की जगह आई आर लगा दो इंटू आई टी, मल्टीप्लाई किया तो H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। ये सारे के सारे फॉर्मूले हैं जो हीट यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को रिप्रेजेंट करते हैं। अब एनर्जी का कंसेप्ट है तभी हम पावर निकाल सकते हैं। तो दूसरी चीज आपको पढ़नी है इलेक्ट्रिक पावर। तो पावर क्या होती है, रेट ऑफ वर्क डन, कार्य करने की दर या ऊर्जा प्रवाह की दर। तो जिस रेट से इलेक्ट्रिक एनर्जी फ्लो करती है उसके रेट को उसको बोलते हैं उसकी पावर। पावर यानी शक्ति।
तो सर्किट की शक्ति कितनी है, तो P इज इक्वल टू W अपॉन टी। W की वैल्यू H है तो H अपॉन टी, H की वैल्यू पुट कर देंगे तो VIT अपॉन टी, टी से टी कट गया तो P इक्वल टू VI, एक फॉर्मूला बना। दूसरा लिख सकते हैं P इक्वल टू, ये लग दिया हमने I स्क्वायर RT अपॉन टी, टी से टी कट गया तो दूसरा पावर का फॉर्मूला हो जाएगा I स्क्वायर R। पावर है तो जूल पर सेकंड, और दूसरा जो यूनिट होती है वॉट, तो वॉट। तो ये हो गया आपका इलेक्ट्रिक एनर्जी और इलेक्ट्रिक पावर। ठीक है, एक चीज़ और है, केवल इंट्रोडक्शनरी आप जैसे 10th में पढ़कर आए हो, तो इसको बोलते हैं किलोवाट आवर, किलोवाट घंटा, या जिसको हम विद्युत ऊर्जा का जो दूसरा मात्रक है जो कमर्शियल यूनिट कहलाती है, तो जनरली हम घरों में यूज करते हैं, उसको बोलते हैं यूनिट, कितनी यूनिट बिजली खर्च हुई। तो इलेक्ट्रिक यूनिट है तो वो किलोवाट आवर होती है क्या किलोवाट आवर, तो बहुत सिंपल सब है कंसेप्ट इसमें। तो हम जानते हैं P इक्वल टू W अपॉन टी, तो W इक्वल टू क्या हो जाता है P इंटू टी। तो कोई भी सर्किट जिसमें पावर कितनी है 1 किलोवाट, और T इक्वल टू टाइम कितना है 1 आवर, 1 घंटे तक कोई परिपथ जिसमें बिजली खर्च होती है जिसकी शक्ति 1 किलोवाट है, उसमें खर्च होने वाली विद्युत ऊर्जा की मात्रा कहलाती है 1 किलोवाट घंटा, 1 किलोवाट आवर। जनरली एग्जाम्पल हम मान सकते हैं कि कोई भी सर्किट हमारे घर में है, वो सर्किट हमारा 1 किलोवाट का है। 1 किलोवाट का मतलब जैसे हम पंखे यूज करते हैं, पंखे 200 वाट के होते हैं, तो 5 पंखे लगा दिए तो 1000 वाट, मतलब 1 किलोवाट हो गया। 100 वाट का बल्ब लगा दिया, ऐसे 10 बल्ब लगा दिए तो 1000, यानी 1 किलोवाट है। उनके अंदर लाइट हमने खर्च की और 1 घंटे तक खर्च की, तो जितनी इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम होगी तो उसका जो अमाउंट होता है दैट अमाउंट इज सेड टू बी 1 किलोवाट आवर। तो W इक्वल टू 1 किलोवाट इंटू 1 आवर, तो W इक्वल टू हो जाता है 1 किलोवाट आवर। 1 किलोवाट शक्ति के किसी विद्युत परिपथ में 1 घंटे में खर्च होने वाली ऊर्जा की मात्रा, उसको 1 किलोवाट आवर या 1 यूनिट बोलते हैं। तो 1 यूनिट इक्वल टू 1 किलोवाट आवर होती क्या है, आप मैथमेटिकली जूल में कन्वर्ट करेंगे तो 1 यूनिट इक्वल टू, तो क्या चीज़ है 1 किलोवाट इंटू 1 आवर। 1 किलोवाट का मतलब 1000 वाट, और आवर की वैल्यू कितनी है 3600 सेकंड। मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 यूनिट इज इक्वल टू 3 जीरो ये 2 जीरो ये तो 5, 36 इंटू 10⁵ जूल, या 1 यूनिट इक्वल टू 3.6 इंटू 10⁶ जूल। तो 1 किलोवाट आवर या 1 यूनिट की वैल्यू जूल में कन्वर्ट करते हैं तो 3.6 10⁶ जूल होती है। तो ये आपका चैप्टर था, चैप्टर नंबर 5 इलेक्ट्रिक करंट। ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया, उसका डेरिवेटिव थ्योरेटिकल पोर्शन कंप्लीट हो गया। ठीक है, चलिए कल इसके आगे इसके कुछ न्यूमेरिकल्स हैं उनको कराएंगे, उसके बाद क्वेश्चन शीट देंगे आपको करने के लिए। थैंक यू।